एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जीकेएस अंडर ग्रेजुएट के गाइडलाइंस के ऊपर। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी जल्दी अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स गो। जीकेएस अंडर ग्रेजुएट 2026 की जो गाइडलाइन है वो नेक्स्ट मंथ सितंबर तक रिलीज हो जाएगी। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस आ रहे हैं, उनके भी क्वेरीज जो है वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर पूरा करूंगी। तो जीकेएस अंडर ग्रेजुएट के अंदर दो तरह के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहला वाला डिग्री प्रोग्राम है वो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 1 साल के लिए कोरियन लैंग्वेज प्लस 2 से 3 साल के लिए आपको जो है डिग्री प्रोग्राम करना होगा। सेकेंड वाली जो आती है वो है बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 1 साल के लिए कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम प्लस 4 to 5 years का आपका बैचलर का डिग्री प्रोग्राम होगा। बाकी सारी चीजें बात करने से पहले मैं एसोसिएट डिग्री के बारे में बात कर लूँ। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिप्लोमा जो प्रोग्राम होता है उसको दूसरी भाषा में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। तो यही मीनिंग होता है एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम, जो कि हाई फाई भाषा में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं होता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो ज्यादा अपना दिमाग खपाने की भी जरूरत नहीं है। कोटा की अगर बात करें तो एम्बेसी ट्रैक का कोटा अलग है, यूनिवर्सिटी ट्रैक का कोटा अलग है। तो अगर कोटा का सब डिवीजन के बारे में बात करें तो दोनों ट्रैक्स में 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो है हम एम्बेसी ट्रैक के कोटा के बारे में जानेंगे। तो एम्बेसी ट्रैक का कोटा जो है टोटल उनको 87 दिया गया है, जिसके सब डिवीजन में सबसे पहले आता है जनरल कोटा विच इज 71, सेकेंड आता है ओवरसीज कोरियन कोटा विच इज 7 एंड थर्ड आता है IRTS विच इज 9, but it is only for the Ukrainian citizens only. University track का कोटा है वो है 280, which is a big number if you compare to embassy track. तो इसका जो सब डिवीजन है वो है सबसे पहला RGKS which is 80, second is UIC which is 100 and third is associate degree which is 100. So you can just compare between the embassy track and university track quota and choose which track you want to go. इंडिया को उन्होंने एम्बेसी ट्रैक के कोटा में सिर्फ 1 दिया है। ये पिछले साल की गाइडलाइंस को मैं रिफर करके कह रही हूँ। मे बी इस साल वो बढ़ा भी सकते हैं, बट पिछले साल के गाइडलाइंस में उन्होंने इंडिया को सिर्फ 1 दिया है। अवेलेबल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला आता है एम्बेसी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक में 2 तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक होता है टाइप ए एंड सेकंड होता है टाइप बी। तो टाइप ए में जो आता है वो होते हैं सारे यूनिवर्सिटीज जो सोल के अंदर हैं, स्काई वाले यूनिवर्सिटीज, जितने भी सोल के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है वो टाइप ए में आते हैं एंड इसके अंदर जो है 29 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। टाइप बी जो आते हैं वो है रीजनल यूनिवर्सिटीज। तो रीजनल वाले यूनिवर्सिटी जो सोल के बाहर हैं, जो सोल में नहीं है, वो सारे यूनिवर्सिटीज टाइप बी में आते हैं एंड ये 39 यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है जब आप एम्बेसी ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हो, एम्बेसी ट्रैक में जब अप्लाई कर रहे हो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, एम्बेसी ट्रैक में आपको 3 यूनिवर्सिटीज चूज करने के लिए मिलती है। तो अगर आपने 2 टाइप ए से चूज की है, आपको एक मैंडेटरीली टाइप बी से चूज करनी पड़ेगी। अगर आपने 2 टाइप ए ली है तो 1 टाइप बी, एंड अगर आपने 1 टाइप ए ली है देन 2 टाइप बी आप चूज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू हैव चूजन 1 टाइप बी यूनिवर्सिटी। एंड सेकेंड आता है दिस इज ओनली फॉर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड नॉट फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो ये वाली 2 चीज जो है याद रखना एंड इसको मत भूलना, इसको कहीं लिख के रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, जो भी एप्लीकेंट्स है ना अप्लाई करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन दे थिंक लाइक व्हाई वी डोंट गेट सिलेक्टेड। सो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सो यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए जब अप्लाई करो तो ये चीजें जरूर याद रखना। सबसे पहले आता है UIC। तो UIC में आते हैं 9 इंस्टीट्यूशन, जिसमें से 7 जो है वो है बैचलर्स डिग्री के लिए है एंड 2 जो है वो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए है। सेकेंड आता है RGKS, जो कि रीजनल यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, जो
सोल से बाहर होती हैं। इसके अंदर आते हैं 39 इंस्टीट्यूशंस एंड ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए है। थर्ड आता है एसोसिएट वाला, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए ही होता है ये कोटा, एंड इसके अंदर 100 स्कॉलर्स का एप्लीकेशन होता है एंड इसके अंदर जो आते हैं 9 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए अप्लाई करो एंड अपनी यूनिवर्सिटी चूज करो तो ये वाला पार्ट जो है भूलना नहीं, एंड ये वाली पार्ट जो है दिमाग में रख के अपनी जो यूनिवर्सिटी चूज करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को तुम चूज कर सकते हो एंड एक ही डिपार्टमेंट को तुम चूज कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट जो है याद रखना एंड इसको मत भूलना। हो वीडियो करते करते मैं भूल गई हूँ, तो मैं थोड़ा अपने जो है पॉइंट्स याद कर लूँ। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको जीकेएस को अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होती है। तो सबसे पहले आता है नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, आपके दोनों पेरेंट्स की जो सिटीजनशिप है कोरियन नहीं होनी चाहिए और दूसरी कंट्री के होनी चाहिए। अगर आपके दोनों में से कोई एक पेरेंट के पास डुअल सिटीजनशिप है, जैसे कि कोरियन एंड जापानीज हो गया या कोरियन या चाइनीज हो गया या कुछ भी हो गया, 2 सिटीजनशिप है, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। आपका कोई एक पेरेंट जो है कोरियन थे एंड उन्होंने अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी, कोरियन सिटीजनशिप गिव अप करके दूसरी सिटीजनशिप ले ली है, देन उनको कोरियन गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट इशू करनी पड़ेगी एंड सबमिट करना पड़ेगा जो प्रूफ करता है रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरियन सिटीजनशिप। एंड थर्ड केस है, थर्ड केस आई थिंक सो इट विल बी वेरी रेयर बट स्टिल इट इज गुड टू एक्नॉलेज। थर्ड केस ये है कि अगर आपने जीकेएस के लिए अप्लाई कर दिया, आपका प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन सारा चल रहा है एंड इस बीच में आपने अपना सिटीजनशिप चेंज किया, देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। बट ओनली फॉर UIC you are allowed to continue with the process. Your application won't get cancelled, but other than UIC आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। सो मेक श्योर कि एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अपनी जो है सिटीजनशिप आप चेंज ना करें। सेकेंड आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट हैं या आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जो कि आम भाषा में, हमारे भाषा में डिप्लोमा प्रोग्राम को कहते हैं, अगर आप वहां से ग्रेजुएट हैं देन आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आपने हाई स्कूल से आप ग्रेजुएट हैं तब आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 चीज आप याद रखना। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है देन आप फिर से जीकेएस अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वाली चीज जो है याद रखना गाइस, याद रखना, क्योंकि मैं अपना दिमाग बहुत खपा रही हूँ। तो थर्ड जो है हमारा वो है ग्रेड्स। तो ग्रेड्स जो है हमारा परसेंटाइल जो होनी चाहिए 80% होना चाहिए ऑन 100 पॉइंट स्केल, एंड अगर तुम्हारे पास 80% और अबव नहीं है देन देयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर दैट, देयर इज ऑल्सो अ सोल्यूशन फॉर दैट। आपको टॉप 20% सर्टिफिकेट जो है इशू करवानी होगी। इसके लिए भी बहुत कंफ्यूजन है, तो इसको भी मैं विस्तार से आपको समझा के बताती हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड प्लीज नोट डाउन इट। तो ये वाली जो टॉप 20% रैंक की सर्टिफिकेट है ना, ये सबसे बड़ा पहाड़ है किसी भी जीकेएस एप्लीकेंट्स के लिए। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगी कि आपको ये सर्टिफिकेट कैसे निकालना है, आपको ये सर्टिफिकेट कैसे बनानी है। इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लो, कोई भी स्टेट की यूनिवर्सिटी आप ले लो, कोई भी स्टेट की कॉलेज आप ले लो जो एफिलिएटेड होती हैं, वो आपको टॉप 20% रैंक की सर्टिफिकेट है वो इशू करके नहीं देगी, बिल्कुल ही नहीं देगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं मेरे यूनिवर्सिटी में भी गई थी, मेरा जो मेन एफिलिएटेड कॉलेज है उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि हम ऐसे सर्टिफिकेट कभी इशू ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा जिससे आपका जो है रिश्ता बहुत अच्छा हो, रिलेशन अच्छा हो एंड वो क्लोज हो। एंड मेक श्योर जो प्रोफेसर आप ले रहे हो ही इज अ परमानेंट स्टाफ, ही इज नॉट अ एसोसिएट और टेम्पररी स्टाफ, वो वैलिड नहीं देगा। अगर वो प्रोफेसर आपका परमानेंट स्टाफ है एंड उसकी पोजीशन थोड़ी अच्छी है, आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको वो सर्टिफिकेट दे भी देंगे।
देंगे। तो मैं मेरे प्रोफेसर के पास गई थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि तुम टाइप करके लेके आओ, एंड मैंने टाइप करके लेके गई, उन्होंने प्रिंट किया है, उन्होंने साइन किया है एंड उन्होंने स्टैम्प दे दिया है। तो आप ऐसे अपने जो है यूनिवर्सिटी का ना पीछा करते हुए कोई भी प्रोफेसर के पीछे चले जाओ, वो अगर आपको दे दें देन you have the higher chances of getting accepted for the GKS program. Make sure you have the stamp on it. स्टैम्प एंड सिग्नेचर हो जाने के बाद ना, वो जो सर्टिफिकेट आपको जो आपके प्रोफेसर देंगे, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एनी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सो मेक श्योर दैट you go after professor and request them and I hope they give you the certificate। अभी भी अगर जो GKS के लिए अप्लाई करना चाहता है एंड अभी भी हाई स्कूल में है, तो मेक श्योर कि आप ऐसे कोई भी एक प्रोफेसर जो है उनसे आप रिलेशन अच्छा बना के रखे, सो दैट अगर आप GKS के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको ये सर्टिफिकेट जो है इशू करके वो दे दें। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का ये याद रखना कि जब तुम GKS के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तब तुम ये सर्टिफिकेट दे सकते हो, बट जब तुम्हारा पूरा सिलेक्शन हो गया है, तुमको NID ने भी सिलेक्ट कर दिया है, तुम्हारा यूनिवर्सिटी भी कंफर्म हो चुका है, सब हो चुका है, तुमको December 31, 2025 तक अपना जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो ये चीज मत भूलना, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा December 31, 2025 तक अगर नहीं आता है, तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। सो ये वाली पार्ट जो है एकदम ध्यान से रखना। ये छोटी छोटी चीजें ना लोग भूल जाते हैं एंड हवा के जोश में अप्लाई कर देते हैं, एंड बाद में जब सिलेक्शन नहीं होता है तब सोचते हैं कि क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, किस रीजन से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मैंने गलती की, क्या नहीं की। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको याद रखनी जरूरी है। CGPA के बारे में बात करें तो इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, वो आपको 4 पॉइंट स्केल की नहीं देगी, आपको 10 पॉइंट स्केल की ही मिलेगी, एंड इट इज टोटली एक्सेप्टेबल व्हाइल यू अप्लाई फॉर GKS एंड इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। सो अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट 10 ग्रेड स्केल की है, देन यू कैन जस्ट अपोस्टाइल एंड गिव दोज डॉक्यूमेंट, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट इन केस कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको अपना काम सही से करना नहीं होता है। इफ इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी 10 पॉइंट ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट नहीं दे रही है, देन डोंट क्राई, डोंट गेट डिवास्टेटेड, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो। सो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, उसमें आपका परसेंटेज लिखा है नहीं लिखा है दैट डजंट मैटर, आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स लिखे ही होंगे। तो स्कोलेरो में जाओ, वहाँ पे अपने मार्क्स जो है कन्वर्ट कर लो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ये तो हमें पता ही है, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे कहते हैं यूनिवर्सिटी का स्टैंप लाओ, यूनिवर्सिटी तो स्टैंप नहीं करेगी। ये भी मुझे पता है कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है वो स्कोलेरो को एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड स्टैंप नहीं करेगी। तब आता है काम पे आपके प्रोफेसर्स, तब आपके काम में आते हैं ये प्रोफेसर्स। इसीलिए कह रही हूँ, अगर आप हाई स्कूल में हो एंड आपको GKS के लिए अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर में भी, देन प्लीज अपने रिलेशन अपने प्रोफेसर के साथ अच्छे बना के रखो। तब आते हैं आपके प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर के पास अब जाओ, आप पूरा डिटेल में जो कन्वर्शन है ना वो करके उनको दिखाओ, उनको जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाओ, उनको वो पूरा वेबसाइट के बारे में भी आप एक्सप्लेन कराओ। मैंने भी ऐसे ही किया था। अब GKS के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इतना माथा खपली तो करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो उनको पूरा ये डिटेल में समझाने के बाद अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, मेरे प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया था, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन उनसे कहो कि साइन करके एंड स्टैम्प करके दे दे। It will be equally equivalent to university giving you a stamp। ऐसे केस में प्रोफेसर बहुत काम में आते हैं, बहुत काम में आते हैं। It doesn't matter like सारे पेज में करना चाहिए, लास्ट के पेज में भी वेरीफाई स्टैम्प मार दिया ना, it is okay, so don't worry। so ये चीज याद रखना गाइस, ये चीज जरूर याद रखना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी छोटी है देन चांसेस ऑफ गेटिंग फ्रॉम प्रोफेसर इज मोर, एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी है देन मेरी कॉलेज बड़ी थी एंड इट वाज वन ऑफ द रेनाउंड कॉलेज। सो मुझे तो मेरे प्रोफेसर ने सारा हेल्प किया था एंड उसका रिजल्ट है कि मैं कोरिया आ पाई।
एज, तो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो सबको पता होना चाहिए। तो आपकी जो एज है 25 साल के नीचे होनी चाहिए। सो 25 साल के नीचे है देन यू कैन अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट, 25 साल के ऊपर है देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर GKS। क्रिमिनल हिस्ट्री, तो आपका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब इंडिया में हो या दूसरे कंट्री में आप घूमने गए हो, क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। तो अगर क्रिमिनल हिस्ट्री है देन यू आर नॉट अलाउड, your application will get cancelled like हेल्थ, तो आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मतलब कोरिया का इतना सारा स्टडी प्रेशर ले सको उतना आप हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि कोरिया में स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कैन नॉट कोप अप विद द स्टडीज एंड देन एज अ रिजल्ट दे लीव द स्कॉलरशिप एंड रिटर्न बैक टू देयर ओन कंट्री। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली स्टेबल एंड you are very active so that you can handle the pressure while you are studying in Korea। इंडिया में आते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शंस। तो रिस्ट्रिक्शन में है कि अगर आपने कोरिया के हाई स्कूल या कोरिया में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जो आम भाषा में अगेन डिप्लोमा कहते हैं, अगर आपने की है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपने कोई भी ऑनलाइन करिकुलम एक्टिविटीज से अपनी डिग्री ली है कोरिया के हाई स्कूल से देन ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, आपको पूरा लेटर वेटर सब आ गया है, बट आपका एंड मोमेंट में दिमाग कुछ घूमा है, एंड मोमेंट में आपको मन किया कि हमको नहीं करना है स्कॉलरशिप, हम नहीं जाएंगे, एंड आपने विड्रॉ कर ली है स्कॉलरशिप, देन अगेन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर GKS स्कॉलरशिप इन फ्यूचर। अगर आपको एक बार स्कॉलरशिप मिल गई है GKS की एंड आपको फिर से अप्लाई करनी है GKS में, देन ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू गेट द स्कॉलरशिप। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, अप्लाई फॉर द GKS स्कॉलरशिप। तो मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई थी, तो वो पॉइंट ये है डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स। तो डुप्लीकेट एप्लीकेंट्स का मतलब है एक स्टूडेंट 1000 जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता है फॉर GKS। सो अगर आपको एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया है, आपको एम्बेसी ट्रैक में आपका फर्स्ट राउंड सिलेक्शन हो गया है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। अगर आप एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहे हो, आपको तीनों कोटा में से कोई एक ही कोटा चूज करना है, आप 2 कोटा चूज नहीं कर सकते हो। सेकेंड आता है यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करूं, अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप फिर से GKS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप फिर से दूसरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हो फॉर दैट ईयर, यू हैव टू अप्लाई इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये चीज़ें ना याद रखना। एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी जो कोटा है, आपको कोई ही एक ही कोटा यूज करनी है, आप 2-3 कोटा तीनों के तीनों में नहीं अप्लाई कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे छोटे छोटे गलतियां करते हैं ना, बार बार बोलना पड़ता है, बहुत सारे लोग ना ऐसे छोटे छोटे गलतियां करते हैं एंड देन आपका सिलेक्शन नहीं होता है, देन आप रोते हो, आपको समझ में नहीं आता है आपने क्या किया क्या नहीं किया है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ना प्लीज़ कंसिडर करो एंड जो है अपने अंडर ग्रेजुएट की GKS की एप्लीकेशन की तैयारी करो। बहुत सारे लोग ना मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं एंड मुझे कहते हैं कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी ट्रैक चूज करनी है। तो इसीलिए दीदी ने इतने सारे क्राइटेरियाज एंड कोटा बोटा सारा आपको बताया है, ताकि आप ये वीडियो देखो, आप समझो। मैंने एम्बेसी ट्रैक से मैं गई तो मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से गई तो मेरा यूनिवर्सिटी ट्रैक से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी दीदी भैया मम्मी पापा उनसे किसी से नहीं पूछना है, वो तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मुझे इस वाले ट्रैक में जाना है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं अगर ये ट्रैक में गई, यूनिवर्सिटी ट्रैक में गई तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो मैंने भी जब मुझे मेरा ट्रैक सिलेक्ट करना था, मैंने किसी दीदी भैया कोई यूट्यूबर किसी से नहीं पूछा था, मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा यूनिवर्सिटी ट्रैक से हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक से मैं गई थी। गाइस आईपैड लेके बात करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो दिमाग है वो बुढ़ापे के कगार पे पहुंच चुकी है।
तो इसीलिए मैं इसमें आईपैड का सहारा लूंगी ताकि मैं आपको जो है पैसे के बारे में एग्जैक्टली बता सकूं। तो हम आते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में। तो स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स में आता है हमारा ट्यूशन फी, हमारा कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फी, उसके बाद हमारा आता है एयर फेयर एंड लास्ट में आता है हमारा मंथली और ईयरली स्टाइपेंड। पहले मंथली हुआ करता था बट अभी उन्होंने 2 साल हो गए जब मैं मास्टर्स में गई, उन्होंने ईयरली स्टाइपेंड कर दिया है। तो ज्यादा ना अपने दिमाग को खराब नहीं करते हैं, इतना दिमाग में रखो कि आपकी कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग फी, आपकी जो यूनिवर्सिटी की जितनी भी फी है वो एनआईडी कवर कर देगा। अगर आपका जो प्रोग्राम से ज्यादा एग्जिट हो जाता है, मतलब आपका ग्रेजुएट करने से फेल हो जाते हो और भी एक्सटेंड करना पड़ता है, तब आपको शायद पे करना पड़ेगा वो फी, एनआईडी कवर नहीं करेगी, इतना अपने दिमाग में रखो। उसके बाद आता है एयर फेयर। इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट टिकट आपको देंगे वो, एंड उसका जो एक्चुअल एयर फेयर है वही प्रोवाइड करेंगे, उससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे। अगर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया एंड आपको कोरिया छोड़ के जाना है, आपको कोरिया में नहीं रहना है, तो आपकी जो है एनआईडी आपकी रिटर्न टिकट की भी एक्सपेंस ले लेगी। एंड लास्ट में आता है हमारा स्टाइपेंड। तो सालाना कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में अगर आपको 12,800,000 कोरियन वोन, एंड अगर आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको मिलेगा 13,600,000 कोरियन वोन पर ईयर। तो इसका जो है सब डिवाइड कर करके आपको हर महीने आपको स्टाइपेंड के दौरान मिलेगा। सेटलमेंट अलाउंस वो आपको अलग से नहीं मिलेगा, आपको इसी में मिलेगा। मंथली अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, कोरियन प्रोफिशिएंसी ग्रांट, टॉपिक एप्लीकेशन फी, डिग्री कंप्लीशन ग्रांट्स, मेडिकल इंश्योरेंस एंड पब्लिकेशन प्रिंटिंग फी, ये सारे चीज जो है वो आपको इस सालाना वाले पैसों में इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड है। जो भी अपने होम कंट्री में टॉपिक लेवल 5 या टॉपिक लेवल 6 अचीव कर लिया है, उनके जो है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उनको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दी जाएगी। तो ये 2 चीजें याद रखो।